हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी इनक्रेडिबल। दिस इज अंशु चौधरी हियर और आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि कंपोज की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, द सॉलिटरी रीपर को। इस पिक्चर को आप देख के ही समझ जाएंगे कि इसका टाइटल का हिंदी मीनिंग क्या है। सॉलिटरी होता है एक अकेला या अकेली, रीपर मतलब फसल काटने वाली। जिस तरह से ये पिक्चर में आपको बहुत दूर तक भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, एक अकेली लड़की है जो कि फसल काट कर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही है। तो ये टाइटल जो है इसका है, आप हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो सॉलिटरी रीपर मतलब एक अकेली फसल काटने वाली। तो ये लड़की थी जो फसल काट रही थी जब विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ से गुजर रहे थे, स्पीकर आप कहेंगे, वहाँ से गुजर रहे थे। तो ये फसल काट रही थी और बिल्कुल मगन होकर अपना गाना गा रही थी। तो उसी से ही इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की आप हर एक पोएम में देखेंगे कि वो छोटे छोटे इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते थे, क्योंकि वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब मानते थे अपने आप को, बहुत ज़्यादा वो प्रकृति से अटैचमेंट फील करते थे। तो यहाँ भी एक इंसिडेंट होता है, इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और पोएम लिख डालते हैं। अब हम देखेंगे इसके की फैक्ट्स को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो सॉलिटरी रीपर है वो एक लिरिकल पोएम है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसको मानते हैं कि ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है किसकी? नैरेटिव पोएट्री की। पोएट्री दो प्रकार की होती है, नैरेटिव और नॉन नैरेटिव। तो नैरेटिव पोएट्री जो होती है उसके अंदर जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो बैलेड होती है, जो लॉन्गेस्ट फॉर्म है वो एपिक होता है। एपिक बहुत बड़े जो स्तर पर लिखे जाते हैं, बहुत सारी बुक्स उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन जो बैलेड होता है उसमें एक ही इंसिडेंट उठाते हैं, एक ही शॉर्ट स्टोरी होती है जो पोएटिक वे में सुनाई जाती है, गाकर आप उसको कहेंगे कि वो सुनाई जाती है। तो कुछ इसको लिरिकल पोएट्री मानते हैं और साथ में कुछ मानते हैं बैलेड। इसको आप ध्यान रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ये कंपोज की गई है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इंसिडेंट है ये कब हुआ था। देखिए, जब पोएट जो थे वो ट्रिप पर थे, स्कॉटलैंड गए थे 1803 में अपनी सिस्टर डोरथी के साथ। डोरथी के साथ वो बहुत सारे टूर किया करते थे, तो उन्हीं में से ही एक टूर पर गए थे वो स्कॉटलैंड में। ठीक है, वहाँ पर ही 1803 में ये इंसिडेंट होता है, वो गुजरते हैं तो वहाँ से उनको ये लड़की दिखाई देती है, तब उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है, इंस्पायर होते हैं वहाँ से उसका गाना सुन के। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807। ये 1807 में पब्लिश हुई थी। किसमें? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। यहाँ पर जितनी भी पोएम पब्लिश हुई है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, वो आपको ध्यान रखनी है। एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ की जब आप बायोग्राफी चेक करेंगे जो आपको करा दी गई है, उसके अंदर यहाँ पर सारी पोएम्स को इंक्लूड किया गया है। आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी पोएम्स हैं, कौन सी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि पोएम की आखिर स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जो है, देखिए आयम्बिक टेट्रामीटर में ये पूरी पोएम लिखी गई है। आयम्बिक क्या होता है, टेट्रामीटर क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आयम्बिक पेंटामीटर को आपको पढ़ाया है। वहाँ पर मीटर आपको पढ़ाया गया है, फुट आपको पढ़ाए गए हैं, किस तरह के होते हैं आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आयम देखिए होता है कि 2 ग्रुप्स होता है सिलेबल का, जिसके अंदर फर्स्ट जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड होगा, सेकंड होगा स्ट्रेस्ड। इस तरह से टेट्रा होता है 4, यानी कि मीटर आपका फुट होते हैं, जैसे कि 4 फुट इसमें यूज़ किए जाएंगे, लेकिन आयम्बिक पैटर्न में। तो इस तरह से इसके अंदर 4 फुट होते हैं आयम्बिक, यानी कि पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा फिर स्ट्रेस्ड होगा। जिन्होंने उसको पढ़ा है उनको ये लैंग्वेज समझ आ जाएगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें लगेगा कि पता नहीं यार ये क्या बकवास है। ठीक है, लेकिन आप इसको देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि 32 लाइन्स की ये एक पोएम है, 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है, 8 लाइन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, हर स्टैंजा के अंदर। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, थीम अगर पूछी जाए तो देखिए बेसिकली स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखेंगे आप कि ये एक विजन ज़्यादा है, यानी कि ये दृश्य के ऊपर उन्होंने जो नज़ारा देखा था स्पीकर ने, तो उस दृश्य पर ज़्यादा डिपेंड करती है ये, इंस्टेड ऑफ की इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन ना होकर प्योरली, इमेजिनेशन तो इसके अंदर है बट प्योरली ना होकर, तो इसमें क्या है कि ये विजन पर डिपेंड है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे राइम स्कीम को, बहुत ही सिंपल राइम स्कीम है, ए बी सी सी डी डी, यानी कि जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लाइन है उसको थर्ड लाइन से मैच करना है, जो सेकंड लाइन है उसको फोर्थ लाइन से मैच करना है, और बाद में तो ये कपलेट दिया हुआ है सी सी डी डी। ठीक है, सेम राइमिंग स्कीम है, पूरी जो आपकी ओवरऑल पोएम है उसके अंदर यही पैटर्न एट द एंड तक चलेगा। 2 लाइन्स हैं उसमें, वहाँ पर ये राइम स्कीम मिस कर गए हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, बाकी इन्होंने मीटर को सही यूज़ किया है।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है थीम को। थीम देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक लड़की है, स्कॉटिश गर्ल है, जो क्या है कि अपने गाने के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है अपने सौरों को, यानी कि अपने दुख को, अपनी विरह को, अपनी पीड़ा को, और वो वर्क कर रही है। शी इज़ वर्किंग एंड सिंगिंग एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग बॉदर्ड अबाउट हर सराउंडिंग। उसको कोई परवाह नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उसको सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, वो सिंपली गाए जा रही है। नेक्स्ट, शी डज नॉट नोटिस दैट द स्पीकर इज लिसनिंग एंड एंजॉइंग हर सॉन्ग। उसको कोई परवाह नहीं है कि स्पीकर जो है वो इतने ध्यान से उसके गाने को सुन रहा है, वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, उसको इस बात की भी कोई परवाह नहीं है, वो सिंपली गाए जा रही है, उसका कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ अपने बहुत ही ध्यान से अपनी फसल को काट रही है और गाना गा रही है। फिर वो कहते हैं कि शी जस्ट कॉन्टिन्यूज, जब आप पोएम में देखेंगे कि उसमें आपको दिखेगा कि शी जस्ट कॉन्टिन्यूज एज इफ शी इज आउटपोरिंग हर हर्ट आउट इन द लैप ऑफ नेचर। ऐसा लग रहा है जब वो गा रही है, लगातार गाए जा रही है, कि वो नेचर जो है उसकी गोद में, यानी कि वो वहाँ पर अकेली है, नेचर बिल्कुल प्रकृति का माहौल है, तो उसके अंदर क्या है कि वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल आउटपोरिंग मतलब उड़ेल देना, उड़ेले दे रही है अपने गाने के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं कि द स्पीकर जो है वो देखते हैं इसमें कि जो ये पोएम है वो गा रही है, मतलब जैसे गाना, तो एनचांटेड बाय हर सॉन्ग, मतलब एनचांट होता है कि मंत्र मुग्ध हो जाना, बिल्कुल, तो वो मंत्र मुग्ध कर देते हैं, हो जाते हैं उसके सॉन्ग से। और वो कहते हैं कि इस सॉन्ग की जो ब्यूटी है वो मैचलेस है, वो बहुत, जो नाइटिंगेल है उससे भी मैच करते हैं कि भाई शायद उसकी वॉइस हो, और कुकू बर्ड का भी यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है जो गा रही है गाना, उसका गाना जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतना नाइटिंगेल का भी नहीं है, कुकू बर्ड का भी नहीं है। नेक्स्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि आगे पोएम में आपको पता चलेगा कि वो क्या करते हैं कि स्टॉप हो जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, बिल्कुल उसके गाने को देखकर वो ठहर से जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं उसके गाने की ब्यूटी को, जबकि उन्हें पता है कि ये एवरलास्टिंग नहीं है। ठीक है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर खड़े होते हैं और सुनते हैं। तो ये ओवरऑल थीम है, सिंपल सी थीम है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को, जो आपको क्या है कि कुछ लाइन्स हैं यहाँ से पूछी जा सकती हैं, इसलिए पोएम को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो सारी पोएम्स मैंने आपको कराई हैं जिन जहाँ से आपसे क्या होता है कुछ लाइन्स आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, क्योंकि सभी पोएम्स को हमें नहीं पढ़ना है, सभी से लाइंस नहीं पूछी जाती हैं आपसे, जो इंपॉर्टेंट पोएम है उन्हीं से लाइंस पूछी जाती हैं, वो आपको कराई जा रही है। तो पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए पिक्चर है, ये लड़की है और रिपीट कर रही है, इसी के बारे में है, जो इम्प्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो कहते हैं कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो उसे, ऑब्जर्व करो उसे, सिंगल इन द फील्ड, जो अकेली खड़ी है। देखिए इसमें अकेली है ना, ये रीप कर रही है, तो बोलते हैं कि उसको देखो, सिंगल इन द फील्ड, जो कि अकेली है अपने खेत पे, फील्ड में, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। वो कहते हैं कि तुम सॉलिटरी मतलब अकेली, हाईलैंड मतलब पहाड़ियों से जो कंसर्न करती है, लेस मतलब लड़की, पहाड़ी लड़की आप बोल सकते हैं, एक यंग गर्ल है जो कि पहाड़ी इलाकों में रहती है और एकांत में है, अकेली है, तो उसको वो देखने को बोल रहे हैं, पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं कि रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। वो क्या कर रही है कि रीप कर रही है, यानी कि फसल की कटाई कर रही है, साथ में सिंगिंग बाय हर सेल्फ, और खुद ही वो गाना गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, वो गाना गा रही है, रीप कर रही है, तो अब जो आपके स्पीकर हैं वो कहते हैं कि स्टॉप हेयर, जो वहाँ के जो पासर बाय हैं तो उनसे बोलते हैं कि जो आसपास के लोग निकल रहे हैं वहाँ से, कि स्टॉप हेयर, या तो यहाँ पर रुक जाओ शांति से, ठीक है, रुक कर क्या करो कि उसके गाने को एंजॉय करो, वो गा रही है, और जेंटली पास, अदरवाइज उसको डिस्टर्ब किए बिना बिल्कुल चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से मतलब कि आप चले जाओ, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी तरह की आहट से, ताकि वो अपना गाना बंद कर दे। या तो स्टॉप हेयर, देखिए ये लाइन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि स्टॉप हेयर और जेंटली पास, तो यहाँ पर या तो रुक जाइए, इसका एंजॉय करिए गाने को, या फिर यहाँ से आप चले जाइए बिना किसी उसको आहट के, ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। किसको? जो स्कॉटिश गर्ल है, ये कहाँ की कहानी है? स्कॉटलैंड की है, ठीक है। स्कॉटिश जो गर्ल है उसके बारे में कह रहे हैं, तो वो गाना गा रही है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास। ओके, देखिए कितने सारे लोग हैं, जब हम निकलते हैं बाहर तो क्या फसल काटने वाली हमें नहीं दिखाई देती? हमें कितने सारे हैं, हम जब भी निकलते हैं आसपास खेत जो दिखाई देते हैं हमें, तो वहाँ पर आपको ये कॉमन सा नज़ारा है, ये दिख जाएगा, इसमें कोई बड़ी
बात तो है नहीं, लेकिन जो पोएट्स होते हैं, जो ये कवि होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनके पास एक अलग ही नज़र होती है। जैसे वर्ड्सवर्थ हमेशा क्या कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति को देखो, तो उनके पास एक नज़रिया है, उनके पास इस तरह की प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनकी खूबसूरती को पहचानने की उनके पास में एक नज़र है, जो हमारे पास कॉमन पीपल के पास नहीं है। तभी तो हम पोएट्री नहीं लिख सकते, ठीक है, ना ही हम जिन चीज़ों के बारे में इतना सोचते हैं। लेकिन जो पोएट हैं वो प्रकृति के इतने करीब हैं, तो वहाँ पर उनको वो इंसिडेंट दिखाई दिया, वो कभी जा रहे थे, उन्होंने देखा है वो लड़की गा रही है, काट रही है, बाद में कभी बैठे होंगे या फिर बाग बगीचे में घूम रहे होंगे, सोचा होगा, या किसी का गाना सुना होगा तो सोचा होगा अरे गाना तो वो गा रही थी, और बैठ गए लिखने के लिए और लिखना बस शुरू कर दिया। बहुत ही मतलब तरीके से उन्होंने थोड़ा सा उसमें मीटर का यूज़ किया है, अपना जो स्ट्रक्चर है पोएटिक वे में बनाया और अपनी पोएम को लिख डाला। तो इसीलिए वो बार बार जोर देते हैं जो वर्ड्सवर्थ हैं कि आप अपने नज़रिए को चेंज करो, प्रकृति में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उन पर भी अपनी नज़र डालो, उन पर भी देखो, उनको भी फील करो, उनको भी इंजॉय करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पोएम को पढ़ते हैं कि वो कहते हैं आपके स्पीकर, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेली है, उसको काट रही है, जो ग्रेन्स हैं, अनाज है, तो उसको कॉर्न का दिख रहा है, लगता है शायद, कि कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, ठीक है, वो कट कर रही है, बाइंड मतलब होता है बांधना, ग्रेन को बांध रही है, अनाज को बांध रही है ना, बांध के एक गट्ठर से बना के रख देते हैं ना इसे, कि एंड सिंग्स आ मेलानकली स्ट्रेन, ठीक है, वो कहते हैं कि और साथ में मतलब वो ये काम कर रही है, कटिंग भी कर रही है, बाइंड भी कर रही है, और साथ ही साथ वो क्या कर रही है, सिंग कर रही है, यानी कि गाना गा रही है। कैसा? मेलानकली स्ट्रेन, यानी कि एक सैड सॉन्ग। यहाँ पर मेलानकली स्ट्रेन अगर आपसे पूछा जाता है ऑप्शंस देके तो आप बताएंगे सैड सॉन्ग है, दुख भरा कोई गीत है जो वो गा रही है। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं कि ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, तो इसको सुनो, है ना, किसको? उसका जो गाना है किस तरह का है? वेल मतलब यहाँ पर क्या है? वैली, घाटी, जो घाटी को ओवरफ्लो कर रहा है, किससे? घाटी को क्या कर रहा है कि भरे दे रहा है, किससे? कि उसकी जो मंत्रमुग्ध करने वाली साउंड है, आवाज़ है, उसको क्या कर रहा है कि वैली को वहाँ पर बिल्कुल उसने भर दिया है, पूरी वैली जो है वो गुंजायमान हो गई है, वहाँ पर उसकी आवाज़ गूंज रही है उस पूरी घाटी में, तो उसको सुनने के लिए स्पीकर बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं सेकंड में कि राइटर जो है आपके स्पीकर क्या कहते हैं। अब वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि वो गर्ल थी, वो इस तरह से गा रही थी, मेलानकोली सॉन्ग था, कुछ सैड सा सॉन्ग था, ठीक है, जिससे घाटी थी वो गूंज रही थी। वो कहते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट और अमोंग अरेबियन सैंड्स। अब जो आपके स्पीकर हैं वो कहते हैं कि कोई भी नाइटिंगेल, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, ऐसा नहीं गा सकती है, ठीक है, मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स। वियरी बैंड्स हैं आपके, वियरी मतलब थके हुए, बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स, तो ट्रेवलर का जो बैंड है, ट्रेवलर का ग्रुप है। ओके, तो ट्रेवलर का जो ग्रुप है, वहाँ के जो यात्री हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं, सम, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सम शेडी हॉन्ट। शेडी हॉन्ट क्या होता है कि किसी छांव बोल सकते हैं आप उसको, अड्डा बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर कोई बस स्टॉप होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक छोटा सा आप लगा सकते हैं कि भाई कोई पेड़ वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो लोग वहाँ पर रुक कर वेट कर सकते हैं, आप जाने के लिए जो यात्री वगैरह हैं वहाँ से गुजरते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, तो ऐसा एक प्लेस बना दिया जाता है। तो उसको बोल रहे हैं कि कुछ जो ट्रैवलर्स हैं जो थके हुए हैं, वियरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हॉन्ट, कुछ जो अपना वहाँ पर छाँव है उसके नीचे बैठे हुए हैं ट्रेवलर्स जो हैं, उनका जो ग्रुप है, तो उनके लिए जो वेलकम नोट है वो नाइटिंगेल ने भी कभी नहीं गाया होगा, क्योंकि चिड़िया तो पेड़ पर हमेशा ही रहती हैं, तो वो भी नहीं गा सकती हैं ऐसा वेरी बैंड्स के लिए एक वेलकम नोट, ठीक है, स्वागत गीत अमोंग अरेबियन सैंड। जो कहाँ से आ रहे हैं वो ट्रेवलर्स आपके अरेबियन सैंड, यानी कि अरब का जो क्या है रेगिस्तान है, ओके, अरेबियन जो डेजर्ट है वहाँ से आ रहे हैं, तो उन ट्रेवलर्स के लिए भी किसी नाइटिंगेल ने भी ऐसा नहीं गाया होगा, तो नाइटिंगेल भी इन्होंने फेल कर दी है उस लड़की के सामने। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड। अब वो कुकू बर्ड से कंपेरिजन करके बोलते हैं कि इतनी वॉइस में थ्रिल है, यानी कि इतना रोमांच है उसकी वॉइस के अंदर कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना, नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, मतलब बसंत के समय में भी मैंने कुकू बर्ड के
वॉइस में, साउंड में भी इतना थ्रिल नहीं पाया, इतना रोमांच नहीं पाया जितना मैंने इसकी गर्ल, स्कॉटिश गर्ल की गीत में मतलब पाया है, जिससे वो इतने ज़्यादा मंत्र मुग्ध हो गए हैं। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमॉन्ग द फार्देस्ट हेब्रिड्स। अब वो बोलते हैं, देखिए हेब्रिड्स क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड बोल देंगे आप, यानी कि टापू बोलेंगे। टापू का एक ग्रुप है जो कि वेस्टर्न कोस्ट है स्कॉटलैंड का, मतलब कि पश्चिमी जो घाट है वो है किसका, स्कॉटलैंड का। तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये वॉइस है ये ब्रेक कर रही है, तोड़ रही है किसकी, साइलेंस को, कि सी जो समुद्र है उनकी साइलेंस को तोड़ते हुए कहाँ पर फैल गई है, पूरे हेब्रिड्स में, ठीक है, जो कि क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है, कहाँ का, स्कॉटलैंड का। तो जो ये प्लॉट है उन्होंने कहाँ पर रखा है, स्कॉटलैंड में रखा है, क्योंकि उसी पर ट्रिप पर गए हैं, वहीं पर उन्होंने इसको सुना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं जो कि थर्ड स्टैंजा है। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर चांट को आप थर्ड लाइन से मैच करेंगे, हांट, ठीक है। सेकंड लाइन आपकी बैंड्स है, फिर बैंड्स को आपको सेंट से देखिए, हर्ड, बर्ड, सीज, हैब्रिड्स, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड हैं इन्होंने प्रोफाउंड, फाउंड, ऐसे जो वर्ड यूज़ किए हैं वो अपनी पोएम को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए इनको यूज़ किया है। इसीलिए तो ये पोएम जो होती हैं जब हम इसको सिंगिंग वे में गा सकते हैं ना, तो इसके अंदर राइम स्कीम लगाई जाती है ताकि हम इसको थोड़ा सा पोएटिक वे में गा सकें। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, उन्होंने बता दिया यहाँ पर क्या किया है, सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने कंपेरिजन किया है। अब थर्ड स्टैंजा में जो आपके स्पीकर हैं वो कहते हैं कि will no one tell me what she sings, perhaps the plaintive numbers flow। अब वो कहते हैं कि will no one tell me what she sings, मुझे नहीं पता कि मतलब शायद कोई मुझे बताएगा कि ये क्या गा रही थी, शायद कोई नहीं बता पाएगा कि वो क्या गा रही है। perhaps the plaintive number flow, तो शायद हो सकता है कि वो कुछ उसके मतलब उसके कुछ बीते हुए पल हों जिनके बारे में वो गा रही है। फॉर ओल्ड, कुछ पुराने बीते लम्हे, अनहैप्पी हो सकते हैं वो, मतलब कुछ पुरानी बेकार यादें जिसको क्या है उसने को कभी हर्ट किया हो किसी ने, तो इस तरह की हो सकती हैं। या फिर कुछ उसने फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग अगो, या फिर हो सकता है क्योंकि जो आपके स्पीकर है उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या गा रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में याद करके गा रही हो, कुछ पुरानी जो बातें हो उसकी यादें हो उनके बारे में गा रही हो, कुछ अनहैप्पी थिंग हो सकती है उनके बारे में गा रही हो सकती है, फार ऑफ थिंग हो सकती है, कुछ पुरानी दूर की बातें हो सकती है, एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, यानी कि बैटल्स लॉन्ग एगो जो पुराने प्राचीन टाइम में जो युद्ध लड़े गए हो सकता है कि उनमें किसी की ब्रेवरी के बारे में वो गा रही हो, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी पूर्वज की मृत्यु हो गई हो उन बैटल्स में, उसके बारे में गा रही हो, ऐसा हो सकता है। और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, वो कहते हैं कि और या ये भी हो सकता है कि ये बहुत विनम्र हो, सिंपल सीधी सादी चीज़ हो कि वो अपने फैमिलियर मैटर के बारे में टुडे, यानी कि आज ही का कोई फैमिलियर मैटर हो, उसका घरेलू कोई वाक्य हो जिसको याद करके वो इसको गुनगुना रही हो, उसको बताने की कोशिश कर रही हो। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, वो कहते हैं कि शायद वो किसी दुख के बारे में अपने बता रही है, हो सकता है कुछ लॉस हो यानी कि उसका कुछ छूट गया हो और किसी चीज़ को उसने खोया हुआ हो, ठीक है। तो उसके ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर डेथ हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमसे छूट जाती हैं, तो उनको भी हम ज़िंदगी भर याद रखते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम हमें वो एकांत में अकेले में वो चीज़ें याद आ जाती हैं और माइंड में उनको वो रनिंग करने लगती हैं, ठीक है। जो पोएट होते हैं वो उस चीज़ को लिख डालते हैं और जो कॉमन पीपल हैं वो याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, कभी फिर कोई इंसिडेंट होता है तो फिर से याद आ जाता है, वो बातें कर लेते हैं इस बारे में। लॉस और पेन, हो सकता है कि वो किसी लॉस के बारे में यानी कुछ छूट गया हो उससे, उसका कुछ खो गया हो, या फिर पेन के बारे में जो उसकी विरहा है, उसका दुख है किसी चीज़ को लेकर, उसके बारे में गा रही हो। दैट हैज़ बीन, जो कि उसके साथ हो चुकी है घटना, है ना, क्या पता उसको वो पेन फील हो चुका हो, उसके साथ ऐसा दुखद वाक्य हो चुका हो, एंड मे बी अगेन, या फिर उसके साथ वो दोबारा होने वाला हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो गा रही हो सकती है। ये सिर्फ एक आइडिया है
जो आपके स्पीकर हैं वो इमेजिन कर रहे हैं, एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कंटेंट हो सकता है कि जिसके बारे में वो गा रही है जो स्कॉटिश गर्ल है। ठीक है, सेकंड में जो था उन्होंने कंपैरिजन किया था कि कितना अच्छा गा रही है। थर्ड में वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पहचान सकें कि वो क्या गा रही है। वो बस इन्फ्लुएंस है कि उसकी वो मगन देखे कि वो कितना, ना तो उसके पास कोई बैंड वगैरह है ऑब्वियसली बात है कि वो तो कैसे कर रही है कि सिंपल गा रही है, ऐसे गुनगुना रही है। लेकिन जो आपके स्पीकर हैं वो इन्फ्लुएंस इस बात से हुए हैं कि वो बिल्कुल मगन होके अपनी धुन में ही वो सिर्फ गाए जा रही है ना, तो उनको वो जो नज़ारा था वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो इस बारे में यहाँ लिखते हैं। अब जो लास्ट स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा, उसमें देखते हैं कि हम जो आपके स्पीकर हैं वो क्या कहते हैं। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. अब जो आपके स्पीकर हैं वो कहते हैं कि ये लड़की जो है, मेडन है, वो चाहे कुछ भी थीम हो उसकी, कुछ भी वो गा रही है, जो स्पीकर है उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या गा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वॉट एवर द थीम, कुछ भी थीम हो, द मेडन सैंग, जो मेडन थी वो क्या कर रही है। मेडन मतलब होता है कि कोई कुंवारी कन्या बोलेंगे, ठीक है, कुंवारी कन्या बोल सकते हैं, स्कॉटिश गर्ल है उनके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो मेडन। तो मेडन जो है वो जो भी गा रही थी, एज इफ, वो कैसे गा रही थी, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा लगता था मानो उसके जो सॉन्ग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर भी हाइपरबोली का यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि ये सॉन्ग क्या है, कि उसका एंडलेस है, लेकिन कभी ना कभी तो एंड होगा, चाहे उसके साथ कितनी एनर्जी हो, एंड तो होने वाला है। क्योंकि जो चाहे कोई प्रोफेशनल सिंगर भी हो वो भी कितने टाइम गा सकता है, उसको भी एक टाइम रुकना ही होगा जब वो टायर्ड फील करेगा, तो ये एंड तो होना ही है। तो एज इफ हर सॉन्ग, उनको ये लग रहा है कि ये सॉन्ग जो है स्कॉटिश गर्ल जो गा रही है वो कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं कि आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। ओके, देखिए सिकल क्या होता है, देखिए इसने जो ये लिया हुआ है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, दराती आप बोल सकते हैं इसको, यानी कि जिससे वो उस ग्रेन को काट रही है, उस अनाज को काट रही है, वो जो दराती है तो उसको बोल रहे हैं ये सिकल, ठीक है। तो बेंडिंग मतलब झुक कर, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आई सॉ हर सिंगिंग एट वर्क, मैंने उसको देखा, कैसे, कि जब वो क्या कर रही थी, सिंग कर रही थी, गा रही थी, जब वो अपने वर्क करते हुए गा रही थी, है ना, काम करते हुए वो गा रही थी, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो झुकी हुई थी उसे काटने के लिए। तो काटने के लिए थोड़ा बैंड होना पड़ेगा, तो वो सिकल को काटने सिकल से काटने के लिए, किसको, ग्रेन को काटने के लिए जब वो बैंड हो रही थी, मैंने उसको तब भी देखा झुके हुए कि जब वो गाना गा रही थी और वो क्या कर रही थी, फसल को काट रही थी अपने, तो तब मैं उसको वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था उसके गाने को। नेक्स्ट वो कहते हैं कि आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल। तो वो कहते हैं कि आई लिसन, मैंने उसको सुना, मोशनलेस एंड स्टिल मतलब कि बिल्कुल पोज होकर, बिल्कुल रुक कर, मोशनलेस होकर, यानी कि कैसे कह सकते हैं अपनी सांसें रोक कर, जैसे कि आपका मैच होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तब आप बिल्कुल अपनी सांसें रोक लेते हैं ना, हिलते भी नहीं है बिल्कुल कि कहीं आउट ना हो जाए कोई आपका प्लेयर। तो इस तरह से वो जो आपके वर्ड्सवर्थ हैं वो भी बिल्कुल वहाँ पर क्या हो गए, बिल्कुल पोज हो गए, मोशनलेस हो गए, ठीक है। और एज इट इज़ जहाँ थे वो वहीं के वहीं खड़े रहे, ताकि वो गर्ल डिस्टर्ब ना हो जाए और वो अपने गाने को गाना बंद ना कर दे। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, जैसे जैसे मतलब मैं, उसके बाद क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे वहाँ से चला गया, माउंटेड अप ऑफ द हिल, तो मतलब कि हिल पर, पहाड़ियों पर दूर में चलता चला गया, उसके गाने को मैं सुनता रहा। लास्ट लाइन में वो कहते हैं कि द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। स्पीकर कहते हैं कि मैं उस म्यूज़िक को जैसे जैसे दूर जा रहा था, मतलब कि मैंने उसको सुना और बहुत ही ध्यान से सुना, बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर सुना क्या कि वो मतलब खुद ही उनको वो अच्छा फील हो रहा था, तो उन्हें पता नहीं था कि वो गाना जो है उसका वो उनको इतना इन्फ्लुएंस करेगा कि इतने टाइम बाद भी वो उस पोएम को लिखने के लिए बैठेंगे, इस टॉपिक को वो चुनेंगे। तो वो कहते हैं कि इसको मैंने अपने दिल में, हृदय में समा लिया, संजो लिया, उस संजो के मैं वहाँ से चल दिया। तो दूर तक कहीं मुझे आवाज़ आ रही थी पीछे, जैसे होता है ना किसी जब हम दूर चले जाएंगे तो साउंड क्या है, हल्की होती चली जाएगी, धीमी होती चली जाएगी और एक टाइम पे वो एंड हो जाएगी। तो इस तरह से वो एंड हो जाएगी। तो वो लास्ट टाइम में यही बोलते हैं कि लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और क्या हुआ उसके बाद में, वो मुझे फिर गाना सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो दूर आ चुके थे उससे,
जो गर्ल थी जहाँ पर वो गा रही थी अपने फील्ड में अकेली, तो वहाँ से वो जो आपके स्पीकर हैं वो काफ़ी दूर आ चुके हैं, तो उनको वो हर्ड नो मोर सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने उस गाने को अपने दिल में संजो लिया था और उनके वो हृदय के कानों में सुनाई दे रहा था। उनके जो मस्तिष्क है उसके अंदर क्या है कि माइंड के अंदर वो इमेज बन चुकी थी, वो गाना था। जैसे होता है ना कि हम बाद में भी हमें चीज़ें सुनाई देती हैं अपने हृदय से, जैसे हमें कोई गाना बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है ना, तो उसकी साउंड जो होती है बार बार वो क्या करती है, हमारे अंदर से आवाज़ आती है, हमें लगता है कि वो गाना है हमारे हृदय में ही बज रहा है। तो ऐसे ही वो इन्फ्लुएंस हुए उसके गाने से, ठीक है। यहाँ पर भी वो मैसेज देना चाहते हैं कि प्रकृति से आप जुड़िए ताकि आपके पास भी इस तरह का नज़र आए आपके पास भी कि आप बाकी जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको छोड़कर आप जो भी प्रकृति की देन है, कॉमन सी चीज़ें हैं उनको देखें, उनके अंदर फील करें नेचर की पावर को, ठीक है। तो यही ओवरऑल मैसेज है इस पोएम के थ्रू जो वर्ड्सवर्थ हैं वो देना चाहते हैं। बेसिकली उनकी जो सारी पोएम्स हैं वो क्या है, आपके जो प्रकृति है उस पर बेस्ड हैं, उसी की तरफ वो लोगों का ध्यान वहाँ पर अग्रसर करना चाहते हैं, उसकी तरफ उनकी अटेंशन लाना चाहते हैं। उस टाइम के इंग्लैंड के आप लोगों को समझ सकते हैं, या फिर अभी भी हम पढ़ रहे हैं अपनी जो पोएम है उसके थ्रू वो क्या है कि अमर हो चुके हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर यहीं पर इस वीडियो का हम सेशन का एंड करते हैं। आई होप आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपका बहुत जल्द आंसर देने की। तब तक के लिए आपको रखना है अपना ख्याल और स्टडी को जारी रखना है, बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम अनाउंस होंगे तो आप फिर बाद में परेशानी का सामना ना करें, इसलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।